अरे मैंने कल आपको एक सम होमवर्क में दिया था, ट्राई किया सबने? कौन सा था क्वेश्चन नंबर? हाँ, क्वेश्चन 5 प्लीज. ओके, extract of financial statements as on, bus ever talking, extract of financial statements as on 31st March 2009 in context of AS 27. In context of AS 27 which are the two companies? A लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. अच्छा, मुझे कोई एक नोटबुक देना ना, एक नोटबुक प्लीज, थिक वाला. थैंक यू. हाँ, यस. तो सबसे पहले बैलेंस शीट. अच्छा, मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट का कौन सा हेड का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? आई थिंक शेयर कैपिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. Equity shares of rupees 10 each. बोलो, how much is A limited? 20 lakhs, no? A limited 20 lakhs. What about B limited? 10 lakhs. रिजर्व्स का कोई आइटम नहीं है ना? आई थिंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का दो आइटम है. एक 10% डिबेंचर्स. हाँ, कितना अमाउंट? 10 lakhs in case of which company? A limited. अच्छा, फिर बी लिमिटेड में है
लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो लोन फ्रॉम HDFC बैंक के बारे में उन लोग ने क्वेश्चन में डेटा दिया है कि लोन इज टू बी रिपेड इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये जो 10 लाख का टोटल लोन है उसमें से 9/10 विल बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड 1/10 विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या आपको ये क्लिक हुआ था? याद है कंपनी फाइनल अकाउंट करके हमने कोई चैप्टर किया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से अगर कुछ पार्ट आने वाले 1 महीने के अंदर क्लियर करना है तो दैट विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लोचा हुआ? चलो करो रिपेयरिंग। लोन कितना था? 10 लाख था ना? थ्री। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहां पे आप वर्डिंग्स ऐसे रखना, करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन फ्रॉम HDFC बैंक 10 lakhs into 1/10। बोलो 1 लाख। और कौन सा आइटम है बैलेंस शीट का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में कौन सा एसेट है? प्रॉपर्टी। शेयर इन JCA कितने का प्रॉपर्टी है? 50 लाख। कौन से रेशियो में? उनका ओनरशिप का रेशियो क्या है? 3:2। बोलो कितना आएगा? 30 lakhs and 20 lakhs। अच्छा, डिप्रिसिएशन है? माइनस depreciation। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%। बराबर है, मगर खास ध्यान रहे ये डेप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा, क्योंकि आपने ये 1 अक्टूबर को जॉइंट वेंचर एंटर हुआ है। इसका मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बोलो? 1,50,000
and 1 lakh. बोलो. and 19 lakhs. अच्छा, और कोई बैलेंस शीट का आइटम? यस और नो? बैलेंस शीट का एक और आइटम है कंटिंजेंट लायबिलिटी. देखो कितना परफेक्ट नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है. देखो उन लोग ने बोला है एडजस्टमेंट नंबर 6 में A Limited has provided guarantee for above loan from HDFC. ओके, बराबर है. लोन किसने लिया है? B लिमिटेड ने, मगर A लिमिटेड ने उसका गारंटी दिया है. तो अगर A लिमिटेड ने B लिमिटेड के बिहाफ में गारंटी दिया है तो A लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी करके आएगा. For guarantee for loan from HDFC taken by B लिमिटेड. लोन लिया है B लिमिटेड ने, A लिमिटेड इज स्टैंडिंग एज अ गारंटर. तो A लिमिटेड के ये 10 लाख रुपया कंटिंजेंट लायबिलिटी करके आएगा. तो बैलेंस शीट का 5 आइटम. आई वुड लाइक टू नो तुम लोग ने कहां कहां मिस्टेक किया. एक तो वो बोरोइंग में लोचा मारा होगा, दूसरा लोचा कहां मारा? कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने नहीं बताया. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स? यस. Now 2. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कौन सा हेड अफेक्ट हो रहा है? एक, अदर इनकम्स. शेयर इन JCA इनकम. अच्छा, शेयर इन JCA इनकम. तो आई थिंक लीज रेंट है. How much it is? 50,000 per month. So 50,000 into 6 months. Is it 3 lakhs? In 3:2. 180 and 120. बोलो दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन है. उसके पहले फाइनेंस कॉस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. कितना डिबेंचर्स है? 10 लाख. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? into 10% into
6/12 बोलो. Is it 50,000? Interest on HDFC loan. How much is HDFC loan? 12 lakhs. 10 lakhs. I think rate of interest is 12% into 6/12. बोलो. $60,000. हाँ बोलो. और क्या था? Depreciation and amortization. Depreciation on JCA कितना था उनका? 6 मंथ्स का आएगा ना? अच्छा, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है ना? टेल मी द अमाउंट. 150 and 1 lakh. अच्छा, और कोई हेड? अदर एक्सपेंसेस. अच्छा मुझे बताओ, अदर एसेट्स, अदर एक्सपेंस में क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट. हाउ मच इज मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन? 1 लाख. मगर ध्यान रहे 1 लाख इज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी आपको 1 लाख का 6/12 करने का इन 3:2. बोलो. 30,000 and 20,000. and 20,000. $30,000 and 20,000 बराबर 5. बोलो, एनीथिंग एल्स? That's it, done. Yeah. एक मिनट, सबका कॉपी हो गया? यस. तो कितने मिस्टेक्स हुए आपके? बैलेंस शीट में 2 मिस्टेक हुए. एक कंटिंजेंट लायबिलिटी इग्नोर हो गया, दूसरा वो बोरोइंग को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डिवाइड करने का था, वो एक मिस्टेक हुआ. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिस्टेक हुआ? शायद फाइनेंस कॉस्ट रह गया होगा, किया था. और ये सब लीज रेंट वगैरह सब कुछ 6 महीने का करने का था. पूरे साल का किया था या 6 महीने का किया था? 6 महीने का किया था. गुड. हाँ, तो ये था अपना क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम. अच्छा, बाय द वे, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा था फाइनल सीए में. ये फाइनल सीए एग्जाम का सम था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटर सीए में तो अभी अभी आया है, जस्ट फ्यू अटेम्प्ट्स बैक. चलो, डन. एवरीबडी हैड ट्राइड? या. चलो, अब
हाँ, क्या बता कल का शाम क्या किया था कल मैंने? अरे नोटबुक नोटबुक टेक्स्ट बुक तो मेरे पास भी है। हाँ, क्या डाउट था बोल बेटा। हाँ, अरे भाई, डेप्रिसिएशन वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसेट। तो जब आपके पास परसेंटेज के बेसिस पे वैल्यू ही अवेलेबल है तो फिर वही करोगे ना आप। तो गोगो कैसा हो, तेरी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन अलग और प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन अलग कैसे हो सकता है? तो खाली ए लिमिटेड एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोच, ए लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, तो बैलेंस शीट का डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन अलग कैसे हो सकता है? सुन, इंडिविजुअल बुक्स, इंडिविजुअल बुक्स, ए लिमिटेड अलग बुक है, उसका ऑडिटर अलग है, बी लिमिटेड अलग है, तो ए लिमिटेड की बुक में जो बैलेंस शीट होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करेगा ना। वो थोड़ी तीनों एसेट क्लब करके फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, तीनों कंपनी अलग है, एंटिटी अलग है। चलो, तो ये था आपका। आज पहली बार तूने स्टूपिड डाउट पूछा यार, बाकी तो अच्छे डाउट पूछता है। चलो ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, jointly controlled entities, JCE, jointly controlled entities, JCE, JCE, jointly controlled entities। चलो भाई, यहां ध्यान दो सब, एवरीवन, नाम से ही पता चलता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। इसका मतलब जेसीओ, जेसीए एक तरफ, जेसीई बिल्कुल एक तरफ, क्योंकि यहां पे आप लिटरली एक नया एंटिटी फॉर्म कर रहे हो। ये नया एंटिटी पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, नया एंटिटी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, नया एंटिटी एओपी भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसका अपना बैंक अकाउंट होगा, जिसका अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, जिसका अपना इनकम टैक्स नंबर होगा, जिसका अपना जीएसटी नंबर होगा, और जो खुद अपना खुद का फाइनल अकाउंट बनाएगा। जेसीओ में और जेसीए में कोई लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं हुआ था, मगर जेसीई म्हणजे लिटरली आप एक तीसरा एंटिटी फॉर्म कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल, एक वेंचरर है ए लिमिटेड, दूसरा वेंचरर है बी लिमिटेड, तो उन लोग ने एक नया एंटिटी फॉर्म किया। ये नया एंटिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकता है, एबी प्राइवेट लिमिटेड, या एबी एंटरप्राइज करके एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है। यानी लिटरली आप एक नया एंटिटी फॉर्म कर रहे हो जिसका अपना फाइनल अकाउंट्स होगा। ठीक है, आर यू क्लियर? अच्छा, अब सुनो, अगर उनका अपना फाइनल अकाउंट होगा तो इसका मतलब जेसीई, जेसीई का
अपना खुद का बैलेंस शीट होगा, बराबर है। अब AS27 क्या बोलता है कि जेसीई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट जेसीई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेंचरर्स की बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करने का, क्या क्या क्या, वेंचरर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करने का। और उसके लिए आप एडॉप्ट करोगे समथिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। क्या क्या क्या, कंसोलिडेशन। अब ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड क्या होता है, एकदम ध्यान से समझो, एकदम टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है। समझो, एक को वेंचरर है ए लिमिटेड, दूसरा को वेंचरर है बी लिमिटेड। यू नो ना को वेंचरर म्हणजे पार्टनर, अरे हाँ कल ही किया था हमने। को वेंचरर का मतलब क्या होगा, पार्टनर। अब जेसीई एक नया एंटिटी है, राइट, उसको मैं नाम देता हूं, चलो ना, कि भाई जेसीई इज एबी लिमिटेड, करेक्ट। अब सुनो, यहां पे सिचुएशन क्या होगा जरा ध्यान से समझना। जेसीई का जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, एकदम ध्यान से विजुअलाइज करना, जेसीई का जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा दैट विल बी हेल्ड बाय ओनली टू एंटिटीज, हेल्ड बाय ए लिमिटेड एंड हेल्ड बाय बी लिमिटेड। और जो ए लिमिटेड का शेयर है वो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में है, जो ए लिमिटेड का शेयर है वो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन जेसीई, और ये यहां आएगा इन्वेस्टमेंट इन जेसीई। यानी मैं फिगर्स के साथ बताऊं, समझो फिगर्स के साथ बताऊं तो समझो, फॉर एग्जांपल इनका कैपिटल है 100 lakhs, बराबर। समझो 65 lakhs इज हेल्ड बाय ए लिमिटेड एंड 35 lakhs इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में 65 लाख एसेट करके होगा और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में 35 लाख एसेट करके होगा। पहले एक मिनट इसको बराबर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। क्या आपको ये समझा? किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं। अब AS27 बोलता है ऐसा नहीं दिखाने का। AS27 says the records of JCE should be incorporated in the financial statements of co-venturers, I mean venturers, as per proportionate consolidation method. Means क्या? समझो फॉर एग्जाम्पल JCE में फिक्स एसेट्स है 200 लाख, कितना? 200 lakhs। इनका ओनरशिप का रेशियो है 3:2। तो आपको क्या करने का कि आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाने का, मगर क्या करने का, द शेयर in that item of JCE should be added in that item of venturers balance sheet। समझाता हूं, सुनो, थोड़ा गड़बड़ है, जरा ध्यान से समझो। ए लिमिटेड बी लिमिटेड इंडिपेंडेंट कंपनी है, तो ए लिमिटेड का अपना खुद का फिक्स एसेट होगा और बी लिमिटेड का अपना खुद का फिक्स एसेट होगा, बराबर। अब ये 200 लाख रुपया है तो इट इज इन द रेशियो 3:2। उसका मतलब 120 लाख बिलोंग्स टू ए लिमिटेड और 80 लाख बिलोंग्स टू बी लिमिटेड।
तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या आएगा, खुद का फिक्स एसेट प्लस शेयर इन फिक्स एसेट्स ऑफ जेसीई, तो टोटल फिक्स एसेट। बी लिमिटेड का अपना खुद का फिक्स एसेट प्लस शेयर इन फिक्स एसेट्स ऑफ जेसीई, और इस तरह से सारे के सारे बैलेंस शीट के आइटम्स डिवाइड करके अपनी वो रिलेवेंट आइटम्स में ऐड करने का। फॉर एग्जांपल सुनो, यहां है स्टॉक, समझो 100 लाख, तो वो 3:2 में डिवाइड होगा, कितना होगा 3:2 के हिसाब से 60-40। तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में आएगा स्टॉक खुद का, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में होगा स्टॉक खुद का, उसमें ऐड करने का शेयर इन जेसीई स्टॉक 60, यहां पे आएगा शेयर इन जेसीई स्टॉक 40 ऐड। उसी तरह डेटर्स का ब्रेकअप, कैश का ब्रेकअप, सब एसेट्स का ब्रेकअप, सब लायबिलिटीज का ब्रेकअप इंक्लूडिंग रिजर्व। सो एक एक आइटम of balance sheet of JCE should be splitted and they should be added in the respective asset or liability of venturers। ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, proportionate consolidation method। क्या बोलते हैं, proportionate consolidation method। एक काम करो, आपने jointly controlled entities करके हेडिंग लिखा है, उसके नीचे लिखो रिफर नोट्स पेज नंबर, मला नहीं माहित, पेज नंबर 6.36, पेज नंबर 6.36। हाँ, प्लीज रीड द क्वेश्चन, रीड द थियरी, सॉरी। Jointly controlled entities JCE, हाँ क्या लिखा है, under this form of joint venture altogether a new legal entity is formed which can be either partnership firm or joint stock company or association of persons। This entity will have its own books of accounts and financial statements। अच्छा, ये नेक्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। The capital of JCE is investment for venturer। एक मिनट, ये समझा? अरे यस, आगे। There are two methods of showing capital in JCE in financial statement of individual venturers। A, show them as investment, जो मैंने आपको पहले बताया, मगर उन लोग ने बोला ये यूज नहीं करने का। B, use proportionate consolidation method। अच्छा, क्या लिखा है, under proportionate consolidation method each and every item of financial statement of JCE will be added in the same item of financial statement of individual venturers as per their share। अब सोचो कितना मेहनत करके मैंने ये नोट्स लिखा होगा, राइट। हाँ, दिस मेथड इज ऑलवेज यूज्ड एक्सेप्ट फॉलोइंग टू सिचुएशन, यानी ये दो एक्सेप्शन है कि अगर इन्वेस्टमेंट इज इन टेम्पररी नेचर एंड इट विल बी डिस्पोज ऑफ इन नियर फ्यूचर, तो आप ये सिस्टम मत यूज करो, आप इन्वेस्टमेंट करके दिखा दो, चल जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन है कि देर आर रिस्ट्रिक्शंस टू जेसीए टू ट्रांसफर इट्स फंड्स टू वेंचरर, यानी जेसीई फॉर्म करते वक्त उन लोग ने समझो लॉकिंग पीरियड रखा होगा कि भाई इतना पीरियड तो चाहिए ही चाहिए, यू कैन नॉट ट्रांसफर द फंड्स बिफोर दैट। So again you are having an exception
you cannot show, you don't have to use proportionate capital method, but always otherwise proportionate consolidation method is to be followed. ऑलराइट, अच्छा अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा जरा एक करेक्शन कर दो, क्वेश्चन नंबर 9 को कैंसिल कर दो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 को कैंसिल करो, क्वेश्चन 10 को 9 करो और क्वेश्चन नंबर 11 को 10 करो, या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 को कैंसिल करो, देयर इज अ प्रिंट एरर. चलो टेक अप क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर व्हाट 6.39. Please read the question, everybody. Everyone, please read the question. A Limited entered into joint venture with B Limited on 1:1 basis, and new company C Limited was formed for the same purpose, and following is balance sheet of all three companies: share capital, reserves and surplus, loans, current liabilities, property, plant and equipments, investment in joint venture, current assets. Prepare balance sheet of A Limited and B Limited under proportionate consolidation method. क्या क्या क्या? Proportionate consolidation method. अच्छा अब सुनो, मैं आपको ध्यान से एक चीज बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखना. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड इज इन्वेस्टमेंट्स इन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. जरा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड कितना है? 5 लाख है. तो देखो अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर 2.5 लाख है. अरे बराबर है. अब इसको आपको कौन से फॉर्म में प्रेजेंट करना है? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, यानी पहले हम ए लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाएंगे और बाद में बी लिमिटेड. अच्छा अब याद रहे ये दो अलग अलग कंपनी है, तो ये कॉलमनर फॉर्म में नहीं बन सकता है. अगर एक ही कंपनी के रिकॉर्ड से तो कॉलमनर फॉर्म में बनाओ, ये तो सिस्टमेटिक बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट कैसे कॉलमनर फॉर्म में बन सकता है? क्योंकि दो अलग अलग कंपनी का बैलेंस शीट है. आर यू गेटिंग इट? तो बिल्कुल एक के बाद एक बनेगा प्लीज. कल हमने अलग अलग कंपनी का बनाया था, मगर वो एक्सट्रैक्ट था, तो एक्सट्रैक्ट चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी चलता है कॉलमनर फॉर्म में. चलो एवरीबॉडी मेक अ बैलेंस शीट. बाय एनी चांस बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है? Write down A Limited, balance sheet as on dot as per proportionate consolidation system, as per proportionate consolidation system. Amount note 1, equity and liabilities, shareholders funds. A, share capital. B, reserves and surplus. 2, share application money
pending allotment 3, non-current liabilities 4, current liabilities. Total. Assets 1, non-current assets 2, current assets total. Notes to accounts amount. चलो रेडी. वन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अच्छा, how much is share capital of A Limited? 10 lakhs. 1 lakh equity shares of rupees बोलो 10 each, fully paid. रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलो भाई यहां ध्यान दो. सबसे पहले मुझे बताओ हाउ मच आर ओन रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ ए लिमिटेड? 18 lakhs. इसमें ऐड होगा शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ जेसीई. मुझे बताओ जेसीई का रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 12 लाख. 12 लाख में से अपना शेयर कितना? 6 लाख. एग्जैक्टली हाफ है सब कुछ. 6 लाख तो लाइफ कंफर्टेबल है. 18 + 4 सॉरी 18 + 6 24 बराबर है ना? तो क्या नाटक कर रहे हैं? चलो सो नोट 1 10 लाख. नोट 2 बोलो 24 lakhs. अच्छा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 0, नॉन करंट लायबिलिटीज नोट 3, नॉन करंट लायबिलिटीज. अच्छा, हाउ मच वॉज लोन ऑफ ए लिमिटेड? सो हाउ मच आर ओन लोन्स? 3 lakhs. Correct? Plus share in loans of JCE
2 lakh into half, 1 lakh, total 4 lakhs. Four. Current liabilities. Acha, how much are own current liabilities? Sorry. Own current liabilities 4 lakh plus share in current liability of JCE. I think 1 lakh का half. बोलो 50,000. Is it 450? बोरिंग है यस, मतलब स्कोरिंग है यस. अपने को तो अल्टीमेटली मार्क्स से मतलब है राइट. हाँ, कितना था नॉन करंट लायबिलिटी? 4 lakhs. करंट लायबिलिटीज कितना? 4,50,000. बोलो सबका टोटल 42 lakh 50,000. 5 non-current assets. बोलो नॉन करंट एसेट्स में ओन पीपीई. बोलो उनका खुद का पीपीई कितना है? 30-50 प्लस शेयर इन पीपीई ऑफ जेसीई 1950, उसका हाफ 975. बोलो टोटल 40,25,000. नाइस. तुम लोग को ये अच्छा लगा? बोरिंग नहीं है कुछ ज्यादा? क्योंकि इतना इजी है कि आपका माइंड भी अंडर यूटिलाइज हो रहा है आपका. ओन करंट एसेट्स. हाउ मच आर ओन करंट एसेट्स? ये ब्लैक आगे वाली को बजाए. हाँ बजा उसको, बजा. अच्छा, मैं जब वहां से पास हूं मेरे को याद करना उसको एक बजाने का है. हाँ, ओन करंट एसेट्स अमाउंट 2 lakhs प्लस शेयर इन करंट एसेट्स ऑफ जेसीई कितनी? 50,000 इंटू हाफ. Is it 25,000? 225,000. वो कितना था करंट? नॉन करंट 40,25,000. बोलो बैलेंस शीट टैली हो रहा? 42,50,000 करेक्ट.
एक सेकेंड. नाउ prepare B Limited same way. एक सेकेंड हो गया सबका. टेल मी द फिगर्स ऑफ बी लिमिटेड क्विकली. शेयर कैपिटल 750, रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 lakhs, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नील. अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज 5 lakhs. अच्छा, करंट लायबिलिटी 3 lakhs. हाँ, टोटल 37 lakh. अच्छा, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स 37,50,000. Got it, everyone? Yes, sir. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन टू वाइंड अप दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, read the question everybody. Question 6. A Limited. A Limited. हाँ, read it. UK based company entered into joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will import the goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. A Limited and B Limited agreed to share expenses and revenues in the ratio 5:4 respectively, whereas profits are distributed equally. A Limited invested 49% of total capital but has equal share in all assets and equally liable for all liabilities of joint venture. The following is trial balance of joint venture at the end of first year: purchase, other expenses, sales, property, plant and equipment, current assets, unsecured loans, current liabilities, capital. Closing inventory was valued at rupees 1 lakh. You are required to prepare consolidated financial statement. अच्छा, now listen everyone. मुझे बताओ ये ट्रायल बैलेंस किसका है? वेंचरर का है या जेसीई का है? जेसीई का है. इसका मतलब हमें वेंचरर, लास्ट सम में हमने क्या बनाया? वेंचरर का फाइनल अकाउंट बनाया, मगर ये सम में हम वेंचरर का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं या जेसीई का. अच्छा, अब ये सब में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जेसीई पार्टनरशिप फर्म है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है या एओपी है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. तो ये अगेन मॉड्यूल का समय. तो मॉड्यूल में उन लोग ने एज्यूम किया है, एजम्पशन नहीं लिखा है, खाली एज्यूम किया है, मगर हम एजम्पशन लिखेंगे कि सिंस द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गिवन, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म और इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वॉट एवर इज अवर एजम्पशन. और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एजम्पशन किया है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि भाई जेसीई इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो एक काम करो, पहले एक एजम्पशन लिखो.
in absence of information about the form of organization of JCE, the form of organization of JCE it is assumed that the JCE is a joint stock company. JCE is a joint stock company. JCE is a joint stock company. Yes sir. चलो now let's draw फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस और बाद में बैलेंस शीट. ऐसे लिखो, so and so limited into bracket JCE profit and loss statement for the year ended so and so. Not amount. Incomes. अच्छा, ये सब में इनकम का एक ही आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. एक्सपेंसेस. अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं है तो फॉरगेट इट. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventories. अच्छा, then एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है नहीं है, डायरेक्टली अदर एक्सपेंसेस. टोटल नेट प्रॉफिट 1 minus 2.
देन balance sheet as on so and so date, note amount, equity and liabilities, shareholders funds, share capital, B, reserves and surplus. Share application money pending allotment, non-current liabilities, current liabilities, total. Assets, non-current assets, current assets. Total. Notes to accounts, amount, शेयर कैपिटल. अच्छा, अब जरा एक मिनट के लिए यहां ध्यान दो. इंस्टीट्यूट ने ये सम का जो सॉल्यूशन दिया है, सॉरी, नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस से पहले चालू करना. लिसन, इंस्टीट्यूट ने ये जो सम का सॉल्यूशन दिया है, उन्होंने क्या किया है, टोटल अमाउंट तो लिखा ही लिखा है और साथ में उसका ब्रेकअप करके भी दिखाया है कि भाई ए लिमिटेड का पोर्शन कितना, बी लिमिटेड का पोर्शन कितना. तो टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो पब्लिक को यह बताने की जरूरत है ही नहीं कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं समझो सी लिमिटेड हूं तो मेरा शेयर कैपिटल है, मैं तो सीधा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखेगा ना. उसमें हाउ मच इज हेल्ड बाय ए लिमिटेड, हाउ मच इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड, ये दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स है तो मैंने मेरा सेल्स लिख लिया. अभी वो सेल्स में से कितना परटेन्स टू ए लिमिटेड, कितना परटेन्स टू बी लिमिटेड, वो दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है. सो टेक्निकली स्पीकिंग रिपोर्टिंग ऑफ ब्रेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट. ऐसा एक भी सम एग्जाम में कभी नहीं आया. ये मॉड्यूल का समय, और मॉड्यूल में उन लोग ने एक एक आइटम का ब्रेकअप दिया है तो मैं ब्रेकअप दे रहा हूं, मगर टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आई रिपीट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो हम एक काम करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में 3 कॉलम रखेंगे, एक टोटल का और एक उसका ब्रेकअप, ए लिमिटेड का कितना, बी लिमिटेड का कितना. मगर एग्जाम में उसकी सॉरी रियल लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं है.
और एग्जाम में भी अगर उनको ब्रेकअप चाहिए तो दे विल टेल यू शो द ब्रेकअप, अदरवाइज देयर इज नो नीड. आर यू गेटिंग इट? फाइन. चलो, सो ड्रॉ 3 कॉलम्स इन नोट्स टू अकाउंट्स. टोटल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. अच्छा, इसके बारे में साइड में लिख के रखो, नॉट रिक्वायर्ड प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूल में उन लोग ने दिया है तो मैं कर रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है उसका. मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो मैंने नहीं कराया, तो फिर स्टूडेंट मेरे पास मॉड्यूल क्या है, सर इन लोग तो ब्रेकअप दिख रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? तो फिर मतलब चलो ठीक है, फिर भी आप साइड में लिख के रखो नॉट रिक्वायर्ड प्रैक्टिकली, वो 100% है. क्या हुआ साहब, करना है ना. तो कुछ समझ भी मत बोल. चलो, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस revenue from operations sales. How much is the total sales given? Is it 13,05,000? एक मिनट, अब जरा वो पैराग्राफ में जाकर देखो सेल्स को कौन से प्रपोर्शन में एलोकेट करना है. बोलो. 5:4. हाँ बोलो, एलोकेशन. $7,25,000 $5,80,000. Second, purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade. Purchases. हाँ बोलो, परचेस टोटल कितना है? 9 lakhs. हाँ, व्हाट्स द रेशियो? बोलो. 5 lakh and 4 lakh. Third, change in inventories. Change in inventories. Opening stock डैश. क्यों? नया कंपनी है, यही साल फॉर्म हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब जाहिर है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट से आएगा.
कितना है 1 लाख। अच्छा, अब जरा देखो क्लोजिंग स्टॉक के एलोकेशन के बारे में क्या बोला है। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1:1, 50-50। बोलो 1 लाख नेगेटिव, नेगेटिव, और डायरेक्टली अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 3,06,000। अच्छा, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए रेशियो क्या बोला है 5:4। बोलो 1,70,000 एंड 1,36,000। चलो कम टू मेन आंसर। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अमाउंट 13,05,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट 9 lakhs। चेंज इन इन्वेंट्रीज अमाउंट -1 lakh। अदर एक्सपेंसेस अमाउंट 3,06,000। बोलो टोटल 11,06,000, 1,99,000। शेयर कैपिटल कितना है 4,01,000, 40,100 equity shares of 10 each fully paid 4,01,000। हाँ, मुझे बताओ 4,01,000 का ब्रेकअप। देखो यार, आपने 49% एंड 51%। बोलो कितना आ रहा है 196, 490 एंड 204, 510। रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक मिनट, रिजर्व का कोई आइटम है? करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा ना? कितना है करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 1,99,000। कौन से रेशियो में एलोकेट होगा
1:1 क्योंकि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, या फिर दिया नेट प्रॉफिट का कुछ रेशियो। ओ, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोला है, सॉरी 1:1 बोला है, मिला। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1:1 बोला है, बोलो भाई। 99,500 एंड 99,500, yes। चलो कमिंग टू मेन आंसर, शेयर कैपिटल 4,01,000, 1,99,000। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इला नॉन करंट लायबिलिटी है कोई? हाँ है ना, अनसिक्योर्ड लोन्स। Unsecured loans का amount 2 lakh. Is it 1:1? One lakh. Eight. Current liabilities. I think straight away amount है 1 lakh. Ratio again 1:1. 50,000, 50,000. 9. Non-current assets. PPE 6 lakhs. 6 lakhs, no? Ratio 1:1. 3 lakh, 3 lakh. करंट एसेट्स बोलो, कौन सा करंट एसेट्स है? एक है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आएगा ना, कितना था? 1 लाख इन द रेशियो 1:1. 50,000, 50,000. अदर करंट एसेट्स कितना है? अदर करंट एसेट्स 2 lakhs in the ratio 1:1. बोलो 3 lakhs, 150, 150.
हाँ, पुट द फिगर्स इन द मेन बैलेंस शीट एंड कंफर्म क्या आपका ये बैलेंस शीट टैली हुआ। सी जेसीई, आई रिपीट, जेसीई का जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा, आई रिपीट, जेसीई का जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा तो उनको ये ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं होती। ये ब्रेकअप मैंने दिखाया जस्ट बिकॉज module is showing it, otherwise it is not required at all. So here our JCO पहले, JCA बाद में, और JCE is getting over and अपना ये AS27 over। चलो अब हमें चालू करना है इंटरनल रिको। 2-3 मिनट का ब्रेक लेना है, चलो ले लो प्लीज। चलो now give the heading internal reconstruction of companies. Is it our last chapter? And what a coincidence, the simplest chapter is our last chapter. This is absolutely simple chapter. Internal reconstruction of companies. एक सेकेंड अभी यहाँ जाए तो सर, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। तुम लोग ने AS4 में ये सीखा और कंपनी फाइनल अकाउंट में भी मैंने आपको ये नॉलेज दिया था। लिसन एवरीबॉडी, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन ओवर हियर एवरीवन, कि समझो एक कंपनी है, उसका समझो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020 और कंपनी ने ये बैलेंस शीट बनाया। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, डिबेंचर्स 20 लाख, क्रेडिटर्स 50 लाख, टोटल 100 लाख। उसके सामने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 लाख, गुडविल 20 लाख, गुडविल 20 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बताया था मैंने? 40 लाख, एंड एसेट्स 40, टोटल 100। ऐसा बैलेंस शीट अकाउंटेंट का बना। अब ये बैलेंस शीट जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में, बराबर। और जैसे ये बैलेंस शीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल जाएगा कि अगर ये बैलेंस शीट मार्केट में गया तो कंपनी का लिक्विडेशन फिक्स है। ये बैलेंस शीट अगर मार्केट में गया तो कंपनी का लिक्विडेशन फिक्स है, क्योंकि शेयर होल्डर्स खुद ही जज कर लेंगे कि साला ये तो इंसॉल्वेंट कंपनी है। कैसे? तो आपको सबको मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई एसेट होता है या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है? लॉस। गुडविल कोई एसेट होता है या वो भी लॉस ही होता है?
लॉस ही होता है, क्योंकि गुडविल कब कब आता है, जब आपने किसी का पास्ट में बिजनेस खरीदा होगा तो आपने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा तो वो आएगा गुडविल। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रेवेन्यू टाइप ऑफ लॉस, गुडविल इज कैपिटल टाइप ऑफ लॉस, मगर है तो लॉस ही। इसका मतलब सिनारियो के हिसाब से कंपनी में एसेट से खाली 40 लाख और उसके सामने कंपनी का लायबिलिटी है 60 लाख, 70 लैक्स। बोलो कंपनी इज सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट? यानी अगर ये बैलेंस शीट मार्केट में गया तो पक्का शेयर होल्डर्स विल फाइल फॉर लिक्विडेशन। अरे बराबर, फाइन। तो देर इज अ नीड कि हम ये बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर करें, राइट? कंपनी दिख रहा है सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, मगर वो इंसॉल्वेंट है नहीं, क्योंकि आप देखो अभी आप इंटर सीए स्टूडेंट्स हो, यानी नियरली मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, यस नो, और आपको अकाउंट्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन पता होगा कि बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स हमेशा बुक वैल्यू पे होते हैं और प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट 40 लाख से बहुत ही ज़्यादा होगा, मगर अकाउंट्स में हम सब कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे दिखाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे दिखने के लिए कंपनी इंसॉल्वेंट दिख रहा है, मगर वो इंसॉल्वेंट है नहीं। तो देयर इज सम रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड, and that restructuring of balance sheet position is called internal reconstruction. So अगर मुझे कोई पूछे what is the meaning of the term internal reconstruction, तो internal reconstruction का मतलब होता है restructuring balance sheet position of the company without liquidating the company. I repeat, what? Without liquidating the company. Okay. चलो अब जरा यहाँ लिसन एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। अब दे वांट टू रीस्ट्रक्चर दिस बैलेंस शीट, एंड व्हेन दे वांट टू रीस्ट्रक्चर दिस बैलेंस शीट, तो उनका रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? तो लिसन, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है? तो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट से कचरा साफ करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट से कचरा साफ करना है। और कोई भी बैलेंस शीट में सबसे बड़ा कचरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सबसे बड़ा कचरा। सेकेंड नंबर का कचरा, आई मीन डर्ट, इज गुडविल। तो आपको ये साफ करना है, बराबर है? अच्छा, अब जाहिर है अगर आपको लॉसेस को इरेज करना है, तो लॉसेस को इरेज करने के लिए आपको चाहिए क्या? प्रॉफिट्स। मगर ये तो देखकर ही लगता है कि ये तो साला लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी कहां से प्रॉफिट्स लाएगा? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उन लोग ने बोला है कि देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट आर्टिफिशियल प्रॉफिट। ओके, पहला वे, रीवैल्यू एसेट्स। और द फर्स्ट वे, रीवैल्यू एसेट, यानी ये जो एसेट बैलेंस शीट में 40 लाख पड़ा है, उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं। तो पता चला कि इसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है, इसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 90 लैक्स। क्या है? बस, तो आपने आगे पीछे देखे बिना उसको रीवैल्यू कर दिया, बराबर है? और जैसे ही आपने इसको रीवैल्यू किया तो आपके पास 50 लाख रुपए का आर्टिफिशियल सरप्लस जमा हुआ।
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अच्छा, अब इन लोग क्या बोलते हैं कि अब हम जब रिस्ट्रक्चर करने ही बैठे तो चलो ना पूरी कोशिश कर लेते हैं। उन लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाएंगे। क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाएंगे और क्रेडिटर्स को समझाएंगे। ये बैलेंस शीट दिखाता है कि देखो भाई, अपनी तो बैंड बजी हुई है, अगर ये बैलेंस शीट मार्केट में गया तो कंपनी बंद होने का चांस है, बराबर है, आप कुछ करो। क्रेडिटर्स बोलेंगे हम क्या करें, तो हम क्रेडिटर्स को बोलेंगे देखो भाई, हालत खराब है, कंपनी बंद हो गया तो सबका नुकसान है, हम रिवाइव करने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो ना, एक काम करो ना, आपके ड्यूज में से ऐसे थोड़ा सा ऐसे वेव कर दो ना, माफ कर दो ना। तो क्रेडिटर्स बोलेगा तुम्हारा कंपनी है, तुम प्रॉब्लम में हो, तो हम क्यों माफ करें। तो आप क्या बोलोगे कि देखो भाई, शेयर होल्डर्स का फंड्स तो ऑलरेडी नेगेटिव बन चुका है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स का जो बिगड़ना था वो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, अब जो बिगड़ रहा है वो आपका है। तो अगर कंपनी बंद हो रहा है, अगर कंपनी बंद हो रहा है तो बहुत तकलीफ होगा। तो क्रेडिटर्स को भी लगा हाँ यार, बात में तो सेंस है। तो क्रेडिटर्स ने बोला चलो एक काम करो, हमारे क्लेम्स में से 8 लाख रुपया माफ। इसका मतलब हमारा नया क्लेम 42 लाख। अच्छा, क्रेडिटर्स घट गए, इसका मतलब 8 लाख रुपए का आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा हो गया। अरे हाँ या ना, एग्जैक्टली सेम स्टाइल में आपने डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया और वहां पे भी सेम रोना धोना, और आपने डिबेंचर्स को बहुत कन्विंस किया, देखो हालत खराब है, आप हेल्प करो, ये है वो है करके। तो डिबेंचर होल्डर्स ने कुछ कंडीशंस रखा कि भाई हम हमारे 10 लाख रुपये वेव करेंगे, मगर फ्यूचर में आप हमारा डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके देना, वगैरह 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 करके उन्होंने कंडीशन रखा। अभी हम तो बुरे फंसे, उन लोग ने जो कंडीशन बोला ओके। तो डिबेंचर होल्डर्स ने बोला चलो तो ठीक है, इसमें हम हमारा 10 लाख रुपया छोड़ने को तैयार है। यानी उन लोग ने 20 लाख में से 10 लाख छोड़ दिया, तो उनका नया क्लेम 10 लाख, उनका नया क्लेम 10 लाख। तो इसका मतलब अब आपके पास 10 लाख का और आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा हो गया। अरे बराबर, फाइन। अच्छा, फिर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी आपने वही रोना धोना किया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हम पर तरस खाके बोला चलो ठीक है, हम 2 लाख रुपया छोड़ते हैं। अब सी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उन लोग जो माफ कर रहे हैं हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, बराबर है। सो 2 लाख रुपया हमने उनसे वेव करवा लिया। कितना? 2 लाख। तो 2 लाख अगर उनसे वेव करवा लिया, इसका मतलब उनका नया क्लेम कितना हो गया? 8 लाख। और अपने पास 2 लाख का और आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा हो गया। अब लास्ट मीटिंग हम किसका बुलाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो हम हक से कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि देखो ये लोग तो गैर लोग थे जिन्होंने हमें हेल्प किया, तुम तो अपने हो और अपने तो अपने होते हैं, बराबर। तो और हमने इक्विटी शेयर होल्डर से समझो 30% कम करवा दिया। उसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का नया क्लेम कितना हो गया? 20 लाख में से 30% गया, यानी उनका नया क्लेम हो गया 14 लाख। इसका मतलब आपके पास और 6 लाख का आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा हो गया। अब देखो, आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा कितना हुआ आपके पास? 58 प्लस 10 68 प्लस 70, इज इट 76? ओ, 76 लाख का आपके पास आर्टिफिशियल प्रॉफिट जमा हो गया। उससे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करके 0 कर दिया। इसका मतलब 76 में से कितना? 40 यूज हो गया। अरे हाँ या ना?
फिर आपने गुडविल को भी साफ कर दिया 20 लाख का, तो उसका मतलब आपने 76 में से 60 यूज कर दिया। अब आपके पास और कितना बैलेंस बचा? 16 लाख। तो ये 16 लाख को हम बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? कैपिटल रिजर्व 16 लाख। और अब देखो आप माशाल्लाह कितने सॉल्वेंट दिख रहे हो। देखो आप एसेट्स 90 लाख, उसके सामने लायबिलिटीज खाली 52 लाख, और आपके पास रिजर्व्स भी है जो दिखाता है कि आप स्ट्रांग हो। आर यू गेटिंग इट? एंड दिस इज बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, मेरा टीचिंग करियर 36 ईयर्स का। 36 ईयर्स के करियर में मैंने आज तक एक भी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इसमें जो कंडीशंस है वो कंडीशंस बहुत ही वियर्ड है। उन लोग बोलते हैं कि अगर आपको ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इंप्लीमेंट करना है तो नंबर 1 आपको शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। क्या लगेगा? शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। दूसरा, आपको हाई कोर्ट का परमिशन लगेगा। क्या लगेगा? हाई कोर्ट का परमिशन। और ये दो मिल गया तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। मगर जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे तो उन लोग ने ऐसा रूल बोला है कि जब भी आप कंपनी का नाम लिखो टॉप में, तो ब्रैकेट में वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड लिखने का। क्या लिखने का? वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड। अगर कोई भी रीडर ऑफ द बैलेंस शीट खाली ऊपर ही पढ़ ले एंड रिड्यूस्ड, तो वो आगे बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है और ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, ये विंडो ड्रेस्ड इंफॉर्मेशन। आप नॉर्मल है विंडो ड्रेसिंग, कि जहां पे आप खाली बैलेंस शीट को डेकोरेट कर रहे हो। अरे, आर यू गेटिंग इट? सो इन रियल लाइफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डजंट एग्जिस्ट। आई रिपीट, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि आपका मार्केट में नाम इतना बुरा हो चुका होगा कि आपको यहाँ से सुधरने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल द मेन थिंग इज नेम। बराबर है? क्योंकि अगर आपने लोगों का ट्रस्ट ही गवा दिया है तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? अच्छा, नाउ लिसन। अब यहाँ पे तो मैंने अलग अलग कलर के पेन यूज करके धनाधन बैलेंस शीट चेंज कर दिया, मगर रियल लाइफ में अगर कोई भी चेंजेस करना है तो आपको तो एंट्रीज पास करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दिस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं और ये अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। व्हाट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी आप बैलेंस शीट में जो भी चेंज कर रहे हो, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, इट इज विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फॉर एग्जांपल, एसेट्स का वैल्यू 40 लाख था, 40 का आपने 90 किया, एसेट्स को 50 लाख से बढ़ाया, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। सिमिलरली क्रेडिटर्स 50 लाख से 42 लाख किया, यानी क्रेडिटर्स आपने 8 लाख से घटाया, तो क्रेडिटर्स को घटाने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। परफेक्ट। बोलो, डिबेंचर्स को घटाने का एंट्री अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। प्रेफरेंशियल कैपिटल को घटाने का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल को घटाने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जीरो करने का एंट्री
तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, एंट्री। अच्छा, गुडविल को जीरो करने का एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और बाद में आपके पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 16 लाख का बैलेंस बचेगा और वो 16 लाख का बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, और ये करते करते आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन विल बी ऑलवेज बिकमिंग जीरो because it was a temporary account opened in order to implement internal reconstruction scheme. Are you clear? चलो, अब अपने नोटबुक में लास्ट चीज क्या लिखा, चैप्टर का नाम भी तो लिखा कि नहीं, वो भी नहीं लिखा। लिखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, internal reconstruction of companies। नीचे लिखो रिफर नोट्स पेज नंबर 5.1, रिफर नोट्स पेज नंबर 5.1। चलो, टेक आउट पेज नंबर 5.1 ऑफ योर बुक। चलो, आर यू रीडिंग? हाँ, रीड इट प्लीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स restructuring balance sheet position of the company without liquidating the company. The main purpose of reconstruction scheme is to write off fictitious assets and goodwill. Underline the word all fictitious assets. अच्छा, उसका मीनिंग लिख के रखो एरो करके ऊपर। Profit and loss account debit balance, profit and loss account debit balance, and profit and loss account of debit balance and profit and loss account debit balance and all deferred expenses, all deferred expenses। एक सेकेंड, डिफर्ड एक्सपेंस का मतलब अंडर राइटर्स कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह। चलो आगे क्या लिखा है देखो, फॉर दिस पर्पस कंपनी क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल सरप्लस बाय एडॉप्शन ऑफ फॉलोइंग course: A, by utilizing existing reserves; B, by revaluation of existing assets; C, by claims fully or partially waived by creditors or debenture holders; D, by reduction of share capital. The scheme is required to be approved by a special resolution of shareholders and by the High Court. In order to implement the scheme, a special account called capital reduction account is used, and when the balance sheet is presented after implementing the scheme, the words "and reduced" should be added with the name of the company. चलो, entries। अच्छा, एंट्री का हेडिंग में बोलूंगा मगर एंट्री आप बोलोगे, ओके, ताकि मुझे भी लगे कि आप जाग रहे हो। हाँ, फर्स्ट, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व। नॉर्मली तो ऐसी घटिया कंपनी के पास कोई रिजर्व होगा ही नहीं, मगर समझो भूला बिसरा कोई रिजर्व हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह,
तो उसको अगर यूटिलाइज करने के लिए बोला तो रिजर्व्स को यूटिलाइज करने के लिए रिजर्व्स को क्या करोगे, डेबिट। दूसरा अकाउंट तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलो व्हाट्स द एंट्री। नेक्स्ट, फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ए, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। For claims waived by creditors or debenture holders, entry creditors or debentures account debit to. Next, for contingent liability settled, it is no entry. So no reason. Contingent liability is there in the balance sheet या below the balance sheet? इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी का बुक वैल्यू हमेशा जीरो होता है। एक लायबिलिटी जो ऑलरेडी जीरो था, उन लोग ने बोला जाओ माफ किया, तो बोलो बैलेंस शीट वैल्यूज आर अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड। देखो मैंने रीजन भी लिख के रखा है, बिकॉज बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ सच लायबिलिटी इज ऑलरेडी जीरो। अरे यस। नेक्स्ट, फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल्ड। अच्छा बोलो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर सेटलिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा सुनो एक मिनट, समझो आपका एक कंटिंजेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपया था। दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी यू पट आउट फॉर 20,000। तो 1 लाख का कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर हम 20,000 में सेटल कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू ये 80,000 का प्रॉफिट है या 20,000 का लॉस है? 20,000 का लॉस है। ये कॉन्सेप्ट हमने एमालगमेशन चैप्टर में किया था। ये केस वालों की वजह से अपना ऑर्डर ऑफ चैप्टर में को चेंज करना पड़ा, वरना नॉर्मली एमालगमेशन के तुरंत बाद ये चैप्टर होता है इंटरनल। अच्छा अब जरा यहां ध्यान दो, व्हाट हैपेंस, लिसन, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नेवर देयर इन द बैलेंस शीट, इट इज ऑलवेज बिलो द बैलेंस शीट। यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक वैल्यू तो जीरो ही है। यानी 1 लाख का कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर मैंने 20,000 में सेटल किया है, तो मैं ऐसा नहीं सोचेगा कि 1 लाख के सामने 20,000 भरना पड़ा, मैं ऐसा सोचेगा 0 के सामने 20,000 भरना पड़ा। देखो फिर भी मैंने रीजन लिख के रखा है, सिंस the book value of contingent liability is already zero, comma, the entire settlement amount is treated as loss. Are you clear? Yeah. Yes sir. Next, for reconstruction expenses, अच्छा reconstruction expense का entry capital reduction account debit to cash bank account. ओके अच्छा नेक्स्ट, फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसको एक स्टार मार्क करो। अच्छा नाउ लिसन, एज फार एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज कंसर्न्ड, यहां ध्यान दो, 2 टाइप के चेंजेस रिडक्शंस पॉसिबल है। आई रिपीट, 2 टाइप के चेंजेस या रिडक्शन पॉसिबल है। एक, कभी कभी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू रिड्यूस करते हैं, कभी कभी शेयर कैपिटल का पेड अप वैल्यू रिड्यूस करते हैं। अच्छा वन सेकंड, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? So it is nothing but value which is written on the face of share certificate. Value which is written on the face of share certificate. अब समझो शेयर कैपिटल का, समझो शेयर कैपिटल का जूना फेस वैल्यू 100 था और उसका नया फेस वैल्यू उन लोग ने 30 किया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर कैपिटल रिप्लेस करना पड़ेगा। आई रिपीट, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी आप पुरानी शेयर कैपिटल को 0 बनाओगे और उसकी जगह पे नया शेयर कैपिटल रिप्लेस करोगे। अगर क्या चेंज हुआ? फेस वैल्यू। तो इन दिस केस आपका एंट्री होगा रिप्लेसमेंट एंट्री,
यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 वाला, एंड टू कैपिटल रिडक्शन 70, तो कैपिटल रिडक्शन 70। अगर क्या चेंज हुआ? फेस वैल्यू। मगर समझो फेस वैल्यू उन लोग ने वैसे का वैसा रखा, खाली पेड अप वैल्यू चेंज किया। इसका मतलब आपने फुल्ली पेड शेयर्स को पार्टली पेड में कन्वर्ट किया, तो इसमें आपका शेयर कैपिटल रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, आपको खाली उसका रिडक्शन करना है, क्योंकि पुराना फेस वैल्यू 100 था, नया फेस वैल्यू भी 100 ही है, खाली पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इन दैट केस आपका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी आप सब सम में एकदम बराबर देखना कि फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है या पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है। अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो यू विल बी रिप्लेसिंग द एंटायर शेयर कैपिटल, you will be making share capital with old face value as 0, and in its place you will bring in new share capital। अगर फेस वैल्यू चेंज हुआ है, अगर पेड अप वैल्यू चेंज हुआ है, तो उसका मतलब आपको खाली रिडक्शन एंट्री पास करना है। ऑलवेज चेक इन द क्वेश्चन कौन सा वैल्यू रिड्यूस हुआ है, फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू। Our great institute examiners, they idiots don't specify। उन लोग बोलते हैं वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय सो एंड सो, दे विल नॉट स्पेसिफाई फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड और पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड। तो खास ध्यान रहे, अगर कोई स्पेसिफिकेशन ना दिया गया है कि फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है या पेड अप वैल्यू, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे फेस वैल्यू। हमेशा क्या एज्यूम करोगे? एक काम करो, पॉइंट नंबर 7 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। पॉइंट नंबर 7 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। किया? हाँ, रीड इट। फॉर रिडक्शन ऑफ इश्यू, लड़की एक टपली मार उसको। हाँ, अबे फट्टू मारना। तुम लोग में फ्रेंड्स में भी वो जेंडर इनइक्वालिटी फ्रेंड हुआ ना, लड़की लड़का क्या हुआ उसमें? अगर मैंने उसको बोला था तेरे को, मैं तो उसको 3 बजा दिया होता तेरे को, है ना? हाँ देख, हाँ बोल रही है। हाँ ओके, हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ए when face value of share is reduced, share capital old account debit to share capital new account to capital reduction account। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिप्लेसमेंट एंट्री। बी when only paid up value is reduced keeping face value intact, so what's the entry? Share capital account debit to capital reduction account, that's a reduction entry. Note, if in the question no specification is given, it should be assumed that face value is reduced and replacement entry should be passed। एक मिनट, are you clear? Right। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 और 9 दोनों के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिख के रखो हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 8 हिडन एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 9 ऑल्सो हिडन एडजस्टमेंट। बराबर, फाइन। हाँ, एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जरा यहां दे दो, मेन पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज टू क्लीन द डर्ट।
यानी फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल अगर आपको दिखाई दिया क्वेश्चन में, चाहे बोले या क्वेश्चन में चाहे वो ना बोले, साफ करने का. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू क्लीन दैट. क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट यानी कि सारे डिफर्ड एक्सपेंसेस, और तीसरा गुडविल. बोलो व्हाट्स द एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और देखो मैंने नीचे नोट लिखा है, these should be written off even if it is not specified in the question. एक मिनट, are you clear? अच्छा, point number 9 and the last, credit balance in capital reduction account if any. listen, हमेशा हर सम खत्म होने के बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस चेकआउट करने का, आई रिपीट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस चेकआउट करने का. क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट परमानेंट अकाउंट है या टेम्पररी? इसका मतलब जैसे ही रिकंस्ट्रक्शन स्कीम खत्म हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज होना चाहिए, होना चाहिए और होना ही चाहिए. अपने आप होता है तो ठीक है, नहीं तो कर दो, और उसका बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. बराबर? यानी हमेशा चेक करने का कि अगर बैलेंस है या नहीं. चलो, सरेंडर ऑफ शेयर्स 2-3 लेक्चर के बाद आएगा. बोल भाई, हिंदी में पूछ या इंग्लिश में पूछ? तो कैपिटल रिडक्शन में अगर डेबिट बैलेंस आया, इसका मतलब यू हैव टू रीचेक योर सॉल्यूशन, क्योंकि तूने कहीं लोचा मारा होगा. रीजन इज कि जब आर्टिफिशियल रिजर्व्स क्रिएट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, और वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट जब यूज होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है. तो योर यूज कैन नेवर बी मोर देन व्हाट यू हैव क्रिएटेड. तू 100 रुपया कमा के 110 का तो खर्चा नहीं कर सकता ना. गुड. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.5. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.5. सब लोग का आदत है पहले देखने का कितने क्वेश्चन है. हो जाएगा ना, छोड़ना, नेक्स्ट वीक में हम खत्म कर लेंगे, डोंट वरी. हाँ, क्वेश्चन 1, पेज 5.5. हाँ, read it everybody. Vaibhav Limited gives you the following ledger balances on 31st March 2021. Property, plant and equipments, investments at market value, current assets, profit and loss account debit balance, share capital, equity shares of rupees 100 each. Then 6% cumulative preference shares of 100 each, 5% debentures of rupees 100 each, creditors, and provision for tax. The following scheme of internal reconstruction is sanctioned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Never waste your time in reading the adjustment. Reason is, कोई भी एडजस्टमेंट का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं होता. एवरी एडजस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एवरी एडजस्टमेंट हैज टू बी रेड एंड जस्ट पास एंट्री ऑन द मेरिट ऑफ दैट एडजस्टमेंट. यू डोंट हैव टू फॉलो एनी स्टेप्स और नथिंग, कुछ नहीं. एडजस्टमेंट 1 लिया, उसका एंट्री पास करो. एडजस्टमेंट 2 लिया, उसका एंट्री पास करो, और आपको मार्क्स भी एंट्री वाइज मिलेगा. कोई प्रोसीजर नहीं है. खाली लास्ट में देख ले रखा भाई पूछा क्या है, जरा देख लो क्या पूछा है उसने. पास जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग टू इफेक्ट टू अबव. ये आज एक सम करने के बाद ही लगेगा कि यार ये चैप्टर एकदम पोपट है. एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, पोपट चैप्टर है एकदम. एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हमारे लिए ये आखिरी चैप्टर है.
चलो एवरीबडी ड्रॉ जर्नल. चलो भाई आई एम रेडी. शुड वी स्टार्ट? ये लड़की शो पीछे जाके खड़ी रहे. जाओ फटाफट. हाँ जाओ फटाफट. क्विक. जा 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 फास्ट. हाँ तो तू आराम से लिखने को होगा. जा खड़ी हो जा पीछे जाकर. जा जा फटाफट. और साथ में वो ब्लैक वाले को लेके जाने तो लेके जाओ उसको. ये वही है ना जो खड़े रहते तो तीन लड़के खड़े हो जाते हैं. परफेक्ट. अच्छा लग रहा. नहीं नहीं स्टैंड. हाँ जर्नल ऑफ वैभव लिमिटेड. जर्नल ऑफ वैभव लिमिटेड. अब तेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा लड़की खड़ी है तो मैं क्यों बैठा हूं? हाँ. अच्छा सो जर्नल ऑफ वैभव लिमिटेड. अच्छा नाउ डेट कॉलम 31st March 2021. So all the entries will be dated 31st March 2001. क्या हुआ? These three boys, they, you feel like standing? चल ओके. हाँ एडजस्टमेंट नंबर 1. चलो लेट्स स्टार्ट विथ एवरीवन. शुड वी? या. ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹40 each. सुनो ना. व्हाट इज द ओल्ड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो एक एक इक्विटी शेयर देखो बैलेंस शीट में 100 रुपये वाला है. अरे जो ना भाई जोयू. हाँ नया इक्विटी शेयर्स का नया शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है? 40. बोलो इट विल बी अ रिडक्शन एंट्री के रिप्लेसमेंट एंट्री? रिप्लेसमेंट एंट्री. तो एंट्री होएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account to capital reduction account. अच्छा अभी ओल्ड और न्यू की जगह पे ओल्ड ब्रेकअप और न्यू ब्रेकअप लिखो. 2 करोड़ अमाउंट था. उसका मतलब जूना ब्रेकअप 2 लाख इंटू 100. नवा ब्रेकअप 2 लाख इंटू बोलो बोलो 40. सो 2 crores 80 lakhs 1 crore 20 lakhs being फेस वैल्यू रिड्यूस्ड. नरेशन हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी नरेशन पढ़ने वाला कोई है नहीं. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. हैव यू रिटन? चलो एडजस्टमेंट नंबर 2.
All preference shares were reduced to rupees 60 each. I am not sorry that I am not teaching you this entry. Directly pass the entry. 6% preference share capital account debit to 6% preference share capital account to capital reduction account. Old breakup 1 lakh into 100 1 crore. New breakup 1 lakh into 60. बोलो 60 lakhs. 40 lakhs. Capital reduction. Being face value reduced. Being face value reduced. Yes sir. अच्छा, adjustment number 3. The rate of interest on debenture is increased to 6%. The debenture holders surrender their existing debentures of rupees 100 each and exchange the same for fresh debentures of rupees 70 each for every debenture held by them. हाँ बोलो. तो एंट्री क्या होएगा? 5% debentures account debit to 6% debentures account to capital reduction account. Tell me, what is the amount of old debentures?